नमस्कार मित्रों, सौभाग्य सलाह विद कमल दुबे यूट्यूब चैनल से मैं आपका ज्योतिष मित्र कमल दुबे। मित्रों, आपका बहुत डिमांड था कि मैं व्यापार के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। मित्रों, आप लोगों के फ़ोन के माध्यम से आप लोगों ने ही सजेस्ट किया कि सर एक ऐसा वीडियो बनाएं जिससे हमारा युवा वर्ग जो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वह किस फील्ड में जाए। मित्रों, आज हम आपको आपके लग्न कुंडली के माध्यम से यह सिखाएंगे कि आप कौन से फील्ड का चयन करें कि उसमें आप जीवन में सफल होंगे। मित्रों, देखिए, कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह आपके करियर से संबंधित वीडियो है। जल्दबाजी में वीडियो को आगे पीछे करके आप वीडियो को न देखें। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आपके पास कुंडली होगी, अपनी कुंडली को सामने रख लीजिए और लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली को सामने रखिए और एक पेन और पेपर भी साथ में रख लीजिए। देखिए मित्रों, वैसे तो हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ करता है। परमात्मा ने किसी भी इंसान को अगर पृथ्वी पे भेजा है तो अपनी आजीविका वह किसी न किसी माध्यम से जरूर कमाता है। लेकिन आप किस आजीविका का चयन करके जीवन में सबसे अधिक सफल हो सकते हैं, आज उस विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, एक वीडियो में यह विषय इतना बड़ा है कि पूरा करना संभव नहीं है। शायद दूसरा वीडियो भी बनाना पड़ जाए, लेकिन एक विधि आपको मैं आज ज़रूर समझा दूंगा, सिखा दूंगा, जिससे आप को यह पता चल जाएगा कि मुझे कौन से व्यवसाय का चयन करना चाहिए। मैं सरकारी नौकरी में जाऊंगा, प्राइवेट नौकरी में जाऊंगा, मैं व्यवसाय करूंगा या मैं व्यवसाय और नौकरी दोनों करूंगा। इन प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। देखिए मित्रों, पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं। बेसिक चीज़ें बिना समझे हुए आप इस विषय को नहीं समझ सकते। पहले मैं आपको राशियों के विषय में समझाना चाहता हूँ। देखिए, आपको यह पता है कि कुल 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों को क्रम से याद कर लीजिए। पहली राशि है मेष, और मेष राशि के मालिक होते हैं मंगल देव। दूसरी राशि होती है वृषभ, उसके मालिक होते हैं शुक्र देव। तीसरी राशि है मिथुन, उसके मालिक होते हैं बुध देव। चौथी राशि है कर्क, उसके मालिक होते हैं चंद्रदेव। पांचवी राशि है सिंह, उसके मालिक हैं सूर्यदेव। छठी राशि है कन्या, उसके मालिक हैं बुध देव। सातवीं राशि है तुला, उसके मालिक हैं शुक्रदेव। आठवीं राशि है वृश्चिक और उसके मालिक हैं मंगल देव। नौवीं राशि है धनु, उसके मालिक हैं गुरुदेव। 10वीं राशि है मकर, उसके मालिक हैं शनिदेव। 11वीं राशि है कुंभ, उसके मालिक हैं शनिदेव। और 12वीं राशि मीन है, उसके मालिक हैं गुरुदेव। अब यहां आपने समझा, सूर्य और चंद्र को छोड़कर बाकी जो हमारे ग्रह बचे, जिसमें राहु केतु को भी आप छोड़ दें, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह हैं और उनको कुंडली के 12 भाव में किसी भी घर का मालिक नहीं बनाया गया है। तो 9 आप देख रहे हैं, कुल यहाँ पे हमने 7 ग्रहों के विषय में आपसे चर्चा की है। 7 ग्रहों में आप चंद्रदेव और सूर्य देव को छोड़ दें तो मंगल देव, बुध देव, शुक्र देव, बृहस्पति देव और शनि देव को 2-2
घरों का मालिक बनाया गया है। ये चीज़ें आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, आगे चल के आपको इससे बहुत लाभ होगा। फिर और कुछ समझाना चाहते हैं विषम राशि और सम राशि के विषय में। देखिए, कुंडली में आप देखते हैं कि कुंडली में डिग्री लिखे होते हैं। ये जैसे आपकी लग्न कुंडली हो गई, उसके नीचे या कुछ कुंडली में इसी लग्न में ही डिग्री लिखा होता है, अंश लिखा होता है। तो मैं विषम, आपको अभी आगे क्लियर हो जाएगा, पहले विषम राशि के विषय में बात करेंगे। अब विषम राशि में अगर 0 से 6 डिग्री तक लिखा है तो वह बाल्य अवस्था मानी जाएगी। ऐसे ही अगर 6 डिग्री से 12 डिग्री तक लिखा है तो ग्रह जो है कुमार अवस्था में माना जाएगा। 12 डिग्री से 18 डिग्री तक अगर लिखा गया है तो जो ग्रह है वह युवा अवस्था में माना जाएगा। 18 डिग्री से 24 डिग्री तक अगर किसी ग्रह की डिग्री लिखी है तो वह वृद्धावस्था में माना जाएगा। 24 डिग्री से 30 डिग्री तक अगर किसी ग्रह का अंश लिखा है तो वह मृत अवस्था में माना जाएगा। अब विषम राशि कौन सी है? 12 राशियां तो मैंने आपको समझा दिया। अब विषम राशियां कौन सी हैं? पहली राशि, तीसरी राशि, 5वीं राशि, 7वीं राशि, 9वीं राशि और 11वीं राशि। काउंट करिए। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, यह विषम राशियों में आती हैं। अब सम राशि कौन सी हैं? दूसरी राशि, चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं और 12वीं। दूसरी राशि वृषभ, चौथी राशि कर्क, छठी राशि कन्या, 8वीं राशि वृश्चिक, 10वीं राशि मकर और 12वीं राशि मीन। अब सम राशि में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। 0 से 6 डिग्री में कोई ग्रह अगर बैठा है तो वह मृत अवस्था में माना जाएगा। 6 डिग्री से 12 डिग्री तक कोई ग्रह बैठा है तो वह वृद्ध अवस्था में माना जाएगा। 12 डिग्री से 18 डिग्री तक कोई अगर ग्रह आपके कुंडली में बैठा है तो वह युवा अवस्था में माना जाएगा। और 18 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह आपके कुंडली में बैठा है तो वह कुमार अवस्था में माना जाएगा। और 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह आपके कुंडली में बैठा है तो वह बाल अवस्था में माना जाएगा। इस प्रकार से विषम और सम राशियां आपने समझ लिया और 12 के 12 राशियों को आपने समझ लिया। तो अब हम आते हैं लग्न कुंडली में। अब यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और सीखना है। लग्न कुंडली आपकी बनी होती है, उस पे कुंडली में जब आप ध्यान देंगे तो वहाँ लिखा होगा लग्न कुंडली। लग्न कुंडली पे आपको ध्यान देना है। आप अपनी कुंडली पे ध्यान दीजिएगा और जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे आप समझते हुए चलिएगा। अब यह एक जातक हैं, यह इनकी लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली में देखिएगा 4 से लग्न शुरू हो रहा है, मतलब चौथी राशि इस लग्न में बैठी हुई है। चौथी राशि, फिर अगली 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कुल 12 घर हैं और 12 के 12 राशियां किसी न किसी घर में उपस्थित हैं। यहां देखेंगे, आपको और भी समझा देते हैं। चौथी राशि है कर्क, 5वीं है सिंह, छठी है कन्या, 7वीं है तुला, 8वीं है वृश्चिक, 9वीं है धनु, 10वीं है मकर, 11वीं है कुंभ, 12वीं है मीन, फिर यहाँ आ गई मेष, फिर आ गई वृषभ और फिर आ गई यहाँ पर के मिथुन। अब देखते हैं, यह जो काउंटिंग आप देख रहे हैं
यह राशियां हैं। लेकिन लग्न आपके कुंडली में ल लिखा होगा, उसी से आपको काउंट करना है। अब 3 प्रकार से आपको समझना है। देखिए, किसी भी आजीविका का हम चुनाव 3 प्रकार से करते हैं, लग्न से, सूर्य लग्न से और चंद्र लग्न से। सबसे पहले मैं आपको लग्न कुंडली आपने देख लिया है, तो मैं सूर्य लग्न कुंडली और चंद्र लग्न कुंडली आपको बनाना सिखाता हूं। देखिए मित्रों, इस लग्न कुंडली में सबसे पहले आप सूर्य देव को ढूंढो। कहाँ है सूर्य देव? देखिए यहां पे तो मंगल लिखे हैं, शनि, राहु, शुक्र, बुध, यहां लिखे हैं सूर्य देव। सूर्य देव कौन से राशि पे लिखे हैं? यह 12वीं राशि यानी मीन राशि पे लिखे हैं। तो अब 12 से आप यहां शुरू कर दीजिए। यहां लिखेंगे 12, 12 के बाद आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब यह सूर्य लग्न की कुंडली हमने तैयार कर ली है। अब आप देखेंगे जहां पर सूर्य देव विराजमान है वहां लिख लीजिए सूर्य देव। यहीं पे चंद्र देव भी विराजमान है और यहीं पर केतु देव भी विराजमान है। पहला जो लग्न है वह, उसमें जो जो ग्रह बैठे हैं वह हमने आपको लिख करके समझा दिया। अब 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि में शुक्र देव और बुध देव विराजमान है। दूसरी राशि में देखेंगे कोई ग्रह नहीं है। तीसरी राशि में गुरुदेव भगवान विराजमान है। चौथी राशि में देखेंगे मंगल देव विराजमान है। 5वीं राशि में देखेंगे शनि देव विराजमान है। 6ठी राशि में देखेंगे राहु देव विराजमान है। 7वीं राशि में कोई नहीं बैठा। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं में अब कोई ग्रह नहीं बैठा है। इस प्रकार से आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल 12 घरों में 9 ग्रह उपस्थित हो चुके हैं। यह तो आपने सूर्य लग्न की कुंडली बना ली। अब हम चंद्र लग्न की कुंडली बनाएंगे। संयोग से जिन व्यक्ति की यह कुंडली है उनके सूर्य के साथ चंद्र देव भी उसी 9वें घर में विराजमान है और 12 नंबर की राशि में विराजमान है। तो चंद्र लग्न की कुंडली भी 12 से शुरू हो जाएगी। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक वैसे ही जिस घर में ग्रह उपस्थित है उस घर को भी आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ सूर्य देव, यहाँ चंद्र देव लिख लीजिए पहले, क्योंकि चंद्र देव की से हम शुरू कर रहे हैं। तो चंद्र देव, सूर्य देव और केतु देव, 3 ग्रह जो है पहले लग्न में आकर के बैठ गए। दूसरे में शुक्र देव और बुध देव। तीसरे में कोई नहीं। चौथे घर में गुरु भगवान। 5वें में मंगल देव। 6ठे में शनि देव। 7वें में राहु देव। 8वें में कोई नहीं। 9वें में कोई नहीं। 10वें, 11वें, 12वें में कोई भी ग्रह उपस्थित नहीं है। इस प्रकार से अब आपने देखा कि यहाँ पर 4 कुंडली आपको दिखाई पड़ रही है। पहली लग्न कुंडली, आपने जो कुंडली बनाई है उसमें लग्न कुंडली लिखा होता है। दूसरी नवमांश कुंडली भी आपने कंप्यूटर से या किसी भी ज्योतिषाचार्य से अगर कुंडली बनवाई है तो उसमें नवमांश कुंडली भी उपस्थित होती है। 2 कुंडलियां मैंने आपको बना करके समझा दिया कि सूर्य लग्न की कुंडली और चंद्र लग्न की कुंडली को कैसे बनाते हैं। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको ध्यान से समझिए कि अब हम यह कैसे डिसाइड करें कि
कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका का चुनाव कैसे करे। सबसे पहले लग्न कुंडली पे आइए। लग्न कुंडली में लग्न देखिए आपने जो भी कुंडली बनाई है उसके नीचे में लग्न के अंश लिखे होते हैं, या राशियों जो आपके नवग्रह भगवान बैठे हैं उनकी डिग्री लिखी होती है, उनका अंश लिखा होता है। सबसे पहले लग्न पे विचार करेंगे। देखेंगे लग्न में लिखा है 12 डिग्री 49 कला। फिर सूर्य देव की कुंडली है, उसमें देखेंगे कि सूर्य देव का अंश कितना है इस लग्न कुंडली में। पहले हमने चयन कर लिया लग्न, दूसरे नंबर पे आप सूर्य के विषय में बात करिए। अब सूर्य देव की डिग्री है 22 डिग्री 36 कला। फिर तीसरे नंबर पे चंद्र कुंडली है, तो आप चंद्रदेव के विषय में समझिए। चंद्रदेव की डिग्री है 6 डिग्री 15 कला। 3 कुंडली, पहली इसको नंबर 1, इसे नंबर 2 और इसे नंबर 3। आप तीनों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले लग्न का विचार करेंगे। इन तीनों कुंडली में कौन सा अंश सबसे मजबूत है, लग्न में, सूर्य में और चंद्र में। जैसे लग्न मजबूत है या सूर्य देव मजबूत हैं या चंद्रदेव मजबूत हैं। अब मैंने आपको सिखाया था कि डिग्री वाइज कोई ग्रह कितने मजबूत होते हैं, यहाँ से समझे। जैसे लग्न है, यहाँ पे आप देखेंगे 12 डिग्री 49 कला, यहाँ पे समझिएगा। वैसे यह सम राशि है तो यहाँ से समझ लीजिए 12 डिग्री, 12 से 18 के बीच में जो ग्रह होता है वह युवा अवस्था में होता है। इसका मतलब इस लग्न कुंडली का जो लग्न है वह युवा अवस्था में है, मजबूत अवस्था में है। लेकिन उन दोनों कुंडलियों में सूर्य लग्न और चंद्र लग्न के विषय में भी हम विचार कर लेते हैं। सूर्य लग्न में देखेंगे यह भी एक सम राशि यहाँ दिख रही है, 12 नंबर सम राशि में आता है। और सूर्य देव है 22 डिग्री 36 कला पे। सूर्य देव को ढूंढिए। देखिए 18 से 24 में डिग्री में ग्रह जो होते हैं वह कुमार अवस्था में होते हैं। अब तीसरे नंबर पे देखेंगे चंद्रदेव। चंद्रदेव भी आप देखेंगे यह सम राशि में मौजूद हैं, तो इसलिए चंद्रदेव की डिग्री देखेंगे 6 डिग्री 15 कला। चंद्रदेव देखेंगे 6 से 15 के बीच में वृद्धावस्था में होते हैं। अब इन तीनों में आपको सबसे मजबूत स्थिति में अगर कोई दिख रहा है तो वह दिख रहे हैं लग्न कुंडली, या आप लग्न को कह सकते हैं या लग्न कुंडली को कह सकते हैं। अब इस कुंडली में हम लग्न कुंडली से विचार करेंगे कि इस लग्न कुंडली का जो मालिक है या जो जातक है वह कौन सा व्यवसाय या व्यापार करे कि वह अपने जीवन में सफल होगा। तो लग्न कुंडली से विचार करेंगे और आजीविका का विचार हम लोग 10वें घर से करते हैं। चलिए यहां से 10 घर गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां घर आया, इस पे हमने निशान लगा दिया। यह 10वां घर है। आपको घर ही गिनना है, यह मत सोचिएगा कि 1 लिखा है तो इसका मतलब यह पहला घर है। घर यहां से काउंट करेंगे, और जो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 लिखा गया है वह राशियां हैं, न कि यह इनका घर है। इस घर में यह राशि बैठी है। तो आपने देखा कि 10वें घर में लिखा है शुक्र और बुध। अब मित्रों देखेंगे
कि शुक्र और बुध आए। अब इस नंबर को आप भूल जाइए, अगर कोई ग्रह लिखा है तो इस नंबर को आपको ध्यान नहीं देना है, आगे भी मैं अभी समझाऊंगा। यहां लिखा है शुक्र और बुध, यानी शुक्र और बुध की युति है। एक चीज और यहां आपको समझाना चाह रहे हैं, बुध देव ऐसे प्लानेट हैं, ऐसे ग्रह हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी का सहयोग करने लग जाते हैं। तो शुक्र देव की डिग्री देखेंगे यहाँ पे 10 डिग्री और 41 कला पे है, तो शुक्र देव मजबूत हो गए। और वहां पे सहयोगी भी हो गए बुध देव 1 डिग्री 24 कला में, बुध यहाँ वक्री भी हैं। तो मित्रों, अब यह व्यक्ति अपना आजीविका शुक्र देव और बुध देव से संबंधित अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे ये अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि शुक्रदेव का व्यवसाय क्या है। अभिनय करना, एक्टिंग करना, चांदी का व्यवसाय, श्वेत पदार्थ का व्यवसाय, टूरिज्म, वाहन, फिल्म उद्योग, चिकित्सक, पार्लर और मैरिज पैलेस, और भी चीज़ें हैं। यह मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख दी हैं। अगर यह व्यक्ति इनसे संबंधित व्यवसाय करते हैं तो वह अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, सफल होंगे। और बुधदेव का व्यवसाय क्या है? व्यापार, कोई भी व्यापार। बुधदेव व्यापार के कारक हैं। व्यापार, गणित, मुनीमी, दलाली, शेयर मार्केट, अकाउंटेंसी, बीमा, ज्योतिष, आयकर विभाग और कलाकार। मित्रों, आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, यह जिस व्यक्ति की कुंडली है वह ज्योतिष का काम करते हैं और बहुत सफल हैं, और वह व्यवसाय भी करते हैं, उसमें भी वह बहुत सफल हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और आप भी अपने कुंडली पे अप्लाई करिए। एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, मैंने आपको बोला है कि यह विषय इतना व्यापक है, एक वीडियो में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। छोटा सा प्रकाश और डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए यह जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में लग्न मजबूत है, इसलिए हमने लग्न से काउंट किया। और यहाँ मान लीजिए कि शुक्र और बुध न लिखे होते, यहाँ 1 लिखा होता, तब आप क्या करते? तो उसके लिए अब आपको नवमांश कुंडली को देखना पड़ेगा। और 1 का मतलब कौन सी राशि है? मेष राशि। मेष के मालिक कौन है? मंगल देव। अब मंगल देव को इस नवमांश कुंडली में ढूंढिए। मंगल देव कहाँ पे मौजूद है? देखिएगा, मंगल देव आपको नवमांश कुंडली में यहां दिख रहे हैं। मंगल देव सिंह लग्न या सिंह राशि, देखिए 5वीं राशि क्या है? सिंह। अगर यहां पर शुक्र और बुध न लिखे होते और सिर्फ 1 लिखा होता तो यह व्यक्ति सूर्य से संबंधित व्यवसाय करता तो निश्चित तौर पे अपने जीवन में सफल होता। तो मित्रों, सूर्य से संबंधित व्यवसाय क्या है? सरकारी सेवा, चिकित्सा, अनाज का व्यवसाय, सर्राफा, नाटक और फिल्मों का निर्देशन। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता और शुक्र और बुध न लिखे होते तो मंगल जिसके नवमांश में बैठा है, मंगल किसके नवमांश में बैठा है? 5वीं राशि के। और 5वीं राशि के मालिक कौन है? सिंह या सूर्य। तो वह व्यक्ति सरकारी नौकरी करता, डॉक्टर होता, अनाज का व्यवसायी होता, या सर्राफा का काम करता, नाटक करता, फिल्मों का निर्देशन करता। यह तो लग्न कुंडली से है। अब चलिए, आपको सूर्य, मान लीजिए यहाँ पे लग्न कमजोर हो और सूर्य मजबूत हो, तब आप क्या करेंगे? तो आप सूर्य लग्न से काउंट करिए। जैसे
यह सूर्य लग्न की कुंडली है और इसमें सूर्य देव ही इस कुंडली में सबसे अधिक मजबूत स्थिति में है। अब यहां से आप 10वें घर तक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिएगा यहां क्या लिखा है 9। और 9वीं राशि होती है धनु राशि। उसके मालिक कौन होते हैं? बृहस्पति देव भगवान। अब आप नवमांश कुंडली में देखिए कि बृहस्पति देव भगवान किस के नवमांश में बैठे हैं। ढूंढिए, यहां देखिए गुरुदेव भगवान मंगल देव के नवमांश में बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति मंगल से संबंधित अगर व्यवसाय करेगा तो वह अपने जीवन में ज़्यादा सफल होगा। जैसे सेना का काम, पुलिस का काम, चोरी करना, बिजली का कार्य करना, जमीन का काम करना, हलवाई का काम करना, ईंट भट्ठे का काम करना या बिजली का काम करना, बिजली से संबंधित इंस्ट्रूमेंट बनाना, इन सब में मंगल देव उसकी सहायता करेंगे और वह बहुत अपने जीवन में सफल होगा। अब ये मैंने सूर्य लग्न से भी आपको समझा दिया। अब मैं आपको चंद्र लग्न से समझाता हूं। देखिए लग्न, सूर्य लग्न और चंद्र लग्न, तीनों में आप देखिएगा कि मान लीजिए लग्न कमजोर हो गया, सूर्य लग्न भी कमजोर हो गया और कोई ऐसा जातक है जिसका चंद्रदेव सबसे मजबूत स्थिति में है, तो वह अब चंद्र लग्न की कुंडली को देखे और यहाँ से जहाँ चंद्रदेव लग्न में मौजूद हैं वहाँ से वह 10वें घर तक जाए। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। संयोग से चंद्र लग्न में भी 9 यानी धनु राशि यानी गुरुदेव भगवान, और फिर नवमांश में आएंगे और गुरुदेव भगवान को ढूंढेंगे तो गुरुदेव भगवान मौजूद हैं मंगल के नवमांश में, वृश्चिक राशि या मंगल के नवमांश में। वृश्चिक लग्न के मालिक होते हैं मंगल देव, यहां से समझ लीजिएगा। अब व्यक्ति फिर वही चंद्र लग्न से भी देखेंगे कि सेना, पुलिस, चोरी, बिजली का कार्य, जमीन का कार्य, हलवाई, ईंट भट्ठे का कार्य इत्यादि वह करेगा। आप ऐसे ही मान लीजिए किसी का सूर्य आ गया 10वें घर में नवमांश में, जैसे मैंने आपको विधि समझाई, तो सूर्य के व्यवसाय हैं, समझ लीजिए सरकारी सेवा, चिकित्सा, अनाज व्यवसाय, सर्राफा, नाटक, फिल्मों का निर्देशन। चंद्रदेव से संबंधित अगर काम आता है तो डेयरी उद्योग, नेवी, आयुर्वेदिक औषधि, यात्रा से लाभ, नहर एवं सिंचाई विभाग से में आप जा सकते हैं। बुध देव का मैंने समझा ही दिया है। गुरुदेव अगर आपके मजबूत होते हैं, 10वें घर के मालिक बनते हैं, व्यवसाय के मालिक बनते हैं, आप बैंकिंग में जा सकते हैं, बड़े अधिकारी बन सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं, आप शिक्षा विभाग में बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, पुरोहित बन सकते हैं, पांडित्य कर्म कर सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं, सभी प्रकार के फलों का काम कर सकते हैं, प्रकाशन का काम कर सकते हैं, प्रबंधन का काम कर सकते हैं और अच्छा वकालत भी आप कर सकते हैं। शुक्रदेव के नवमांश में अभिनय, चांदी, श्वेत पदार्थ, टूरिज्म, वाहन, फिल्म उद्योग, चिकित्सक, पार्लर और मैरिज पैलेस, ये मैं आपको समझा ही चुका हूं। अगर व्यक्ति व्यापार के मालिक शनि देव बनते हैं तो नौकरी करेगा, सरकारी और प्राइवेट दोनों नौकरी कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, अच्छे शनि हुए तो ठेकेदारी कर सकता है, लोहे का कार्य कर सकता है, टायर का उद्योग लगा सकता है, भवन निर्माण कर सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है, कोयले का काम कर सकता है, पेट्रोल पंप वगैरह भी लगा सकता है। अगर व्यक्ति के 10वें घर में राहु देव मौजूद होते हैं तो ब्रोकर बन सकता है, कमीशन एजेंट बन सकता है, तामसिक पदार्थ से उसको लाभ हो सकता है, जासूसी कर सकता है, जुआ, सट्टा, मुर्दा घर, पशु वधशाला और चमड़ा
इत्यादि में भी उसको लाभ मिल सकता है और अच्छा व्यवसाय इसमें कर सकता है। अगर किसी के 10वें घर के मालिक व्यवसाय के केतु देव बनते हैं तो धर्म का काम कर सकता है, आध्यात्मिक कार्य कर सकता है, सामाजिक सेवा का कार्य कर सकता है और रहस्यमयी विद्या में उसको अच्छी रुचि होगी, उसके माध्यम से वो अधिक धन कमा सकता है, गुप्त विद्या के माध्यम से अधिक धन कमा सकता है, चिकित्सा कार्य के माध्यम से वह धन कमा सकता है। इस प्रकार से मित्रों मैंने आपको एक विधि अभी समझाई है। आज इतना ही हो पाएगा। अगली विधि के लिए मैं एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। मित्रों ठंडे दिमाग से 3 से 4 बार अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको किसी ज्योतिषाचार का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। आसानी से आप समझ जाएंगे कि आप कौन सा व्यवसाय करके अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, इसके अनुरूप व्यापार करेंगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार की आपको सिद्धि मिलेगी, प्राप्ति मिलेगी। अन्य व्यवसाय करेंगे तो हो सकता है धन के मामले में आप सफल हो, लेकिन हो सकता है कि परिवार के मामले में सफल न हो सकता है कि आपका सामाजिक स्तर उतना अच्छा न हो। व्यवसाय का चयन वह करना चाहिए जिसमें चहुमुखी हमारा विकास हो। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और अगर यह वीडियो समझ में आए मित्रों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, मित्रों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को भेजिएगा। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। मैं यह बहुत आप लोगों के डिमांड पे यह वीडियो बनाता हूँ और इसमें काफ़ी ऊर्जा खर्च करता हूँ, काफ़ी अध्ययन करता हूँ, तब जा कर के मैं इस टाइप के वीडियो आप तक ले आता हूँ। जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो आप मेरा सहयोग ज़रूर करें और मुझे मजबूती प्रदान करने के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मैं व्यापार पार्ट 2 लेकर के आऊँगा और आपका कल्याण हो। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद।